हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपके पेपर है उसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। 20 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटेज अच्छी बनेगी और काउंट होती है, ठीक है। और अगर आपके 20 से कम सही होते हैं तो आप जो है फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन और प्रोवाइड करा देता हूं ताकि आप इजी वे में चीज़ें सॉल्व आउट कर सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो पहली यूनिट के यहाँ पर जो है आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरी के 20, इसी क्रम में आपके पूरा प्रोसेस या सेटअप रहने वाला है। पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। व्यक्तित्व मुख्य रूप से किसका समन्वित रूप होता है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व निर्माण में जो है हेरिडिटी का अर्थ क्या होता है? हेरिडिटी का अर्थ होता है आनुवंशिकता। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व पर एनवायरनमेंट का जो प्रभाव है वो किससे संबंधित होता है? तो सामाजिक और भौतिक वातावरण से संबंधित होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है FREUD। इसको बहुत सारे फ्रूड बोलते हैं, बहुत सारे फ्राइड बोलते हैं, कुछ भी आप बोलें, मैंने स्पेलिंग बोल के आपको बता दी है। का व्यक्तित्व सिद्धांत किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन साइको एनालिटिक्स होता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार आईडी किस स्तर से संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है बी ऑप्शन से, यानी कि अनकॉन्शियस से जो है संबंधित होता है, करेक्ट आंसर है ये। ईगो व्यक्ति को किसके बीच संतुलन बनाने में सहायता करता है? तो ईगो जो है आईडी और सुपर ईगो के बीच में जो है संतुलन बनाने का काम करता है। सुपर ईगो मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सुपर ईगो जो है आपके नैतिक मानदंड का जो है प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कार्ल जंग, यानी कि CARLJUNG, अब आप जो भी उच्चारण करें वो कर सकते हैं, के अनुसार कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर सामूहिक रूप से विकसित मानसिक प्रतिमान पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रेट का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्तित्व का अपेक्षाकृत स्थायी गुण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रेट थ्योरी किस पर आधारित या किस पर जोर देती है? तो व्यक्तित्व के स्थायी गुणों पर यह जो है जोर देती है। अगला क्वेश्चन है SWOT, इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी एक एक अक्षर की। कुछ क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में थे, कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित हो जाएंगे। SWOT जो है एनालिसिस का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्म मूल्यांकन एवं रणनीतिक विश्लेषण के लिए। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, SWOT में स्ट्रेंथ और वीकनेस किससे संबंधित होती है? तो ये होती है इंटरनल फैक्टर में, ठीक है। SWOT में जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है और साथ में थ्रेट्स जो होती है किससे संबंधित होती है? ये होती है एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी फैक्टर है। इंटरनल मतलब कि आंतरिक फैक्टर, आंतरिक कारक, और जो है एक्सटर्नल मतलब कि बाह्य कारक। आत्मविश्वास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉर्मल सा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल्फ एक्सटीम का अर्थ क्या होता है? स्वयं के मूल्य के प्रति धारणा। अब यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है सभी क्वेश्चंस में, तो आप ये मत कर देना क्वेश्चन पेपर में कि सभी का ए आंसर आप टिक लगाए हैं, नहीं करना ऐसा, क्योंकि ये मैंने मेरी सुविधा के लिए जल्दी वीडियो बन जाए इस वजह से मैंने पहला ऑप्शन यहाँ पर सही रख रखा है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर जो है अपने पूरे ऑप्शन जो है वो पढ़ना और फिर आंसर टिकाना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सेल्फ अवेयरनेस क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन कर दिया था अपन ने। हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सेल्फ अवेयरनेस क्यों आवश्यक होती है? अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने के लिए। फिर इसके बाद आता है, सकारात्मक व्यक्तित्व में कौन सा गुण महत्वपूर्ण होता है? तो सकारात्मक व्यक्ति में जो है ऑप्टिज्म का गुण महत्वपूर्ण होता है। ऑप्टिज्म का अर्थ क्या होता है? सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण। इसके बाद है आपके सामने, व्यक्तित्व विकास में फीडबैक का क्या महत्व होता है? कभी कभी अगर उच्चारण इधर उधर हो जाए तो आप उसको समझ जाइएगा, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो बनाने से जीभान भी फिसल जाती है।
व्यक्तित्व विकास में फीडबैक का क्या महत्व होता है कि सुधार के अवसर प्रदान करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 है, एक प्रभावी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति के समग्र विकास को बढ़ावा देना। पहला ऑप्शन सही आंसर है। इस तरीके से आपके जो है पहली यूनिट के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब दूसरी यूनिट है, उसके भी 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे पहले एक वीडियो और मैंने जो है बना दी है, 100 क्वेश्चन थे उसमें, वो भी आप देख लेना। तो इन 2 वीडियो से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इससे ज़्यादा वीडियो इसकी शायद नहीं आएगी, और आपका जब भी पेपर है आप आराम से इसके देख के जो है क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो भी कॉमन सेंस से भी आप लोग क्वेश्चन कर देंगे बहुत सारे। तो ठीक है, चलो सेकंड यूनिट देखो। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एनकोडिंग का अर्थ क्या होता है। तो विचारों को संदेश में बदलना। पहला ऑप्शन सही आंसर है। डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है। तो डिकोडिंग मतलब होता है संदेश को समझना। कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। अर्थ का प्रभावी आदान प्रदान हो, ये इसका सही आंसर है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन किससे संबंधित होता है। तो फॉर्मल मतलब कि आधिकारिक संचार होता है ये, निर्धारित एवं आधिकारिक संचार, पहला ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद आप देखो अपवर्ड कम्युनिकेशन किस दिशा में होता है। तो अपवर्ड जो है नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि अधीनस्थ से उच्च अधिकारी की ओर, पहला आंसर जो है सही हो जाएगा। अब डाउनवर्ड पूछ लिया तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक आता है, तो यानी कि उच्च अधिकारी से अधीनस्थ की ओर, पहला ऑप्शन सही है इसका भी। अगला क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किसके बीच होता है। तो ये समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या होता है। तो रिटर्न मतलब ईमेल ही जो है लिखकर भेज सकते हैं, तो पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, तो कौन सा है। बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद 7 CS यानी कि 7 जो है C यहाँ पर जो है सबकी फुल फॉर्म दे रखी है। तो 7 CS में जो है कंप्लीटनेस का अर्थ क्या होता है। कंप्लीटनेस मतलब कि पूर्ण होना, आवश्यक जानकारी का पूर्ण होना, पहला आंसर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 7 CS में, एक सेकंड रुकिएगा, अगला क्वेश्चन देखो 132। 7 CS में जो है काउंटेस्टी का अर्थ क्या होता है। तो विनम्रता और जो है शिष्टाचार, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन 7 CS में जो है कंसर्टनेस का जो है अर्थ क्या होता है। तो ठोस और विशिष्ट जानकारी, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन देखो सेमेंटिक जो है यहाँ पर बैरियर होता है, भाषा और शब्दों में जो अंतर होता है उसके लिए, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। फिजिकल बैरियर का उदाहरण है, यहाँ पर शोर जो है फिजिकल बैरियर का उदाहरण है। आप क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ेंगे तो भी आप खुद भी अपने हिसाब से क्वेश्चन कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है। तो भावनाओं और मानसिक स्थिति से संबंधित होता है ये, पहला ऑप्शन। एक्टिव लिसनिंग में क्या आवश्यक होता है। तो ध्यान और समझ यहाँ पर जो है आवश्यक होती है। एम्पैथी का अर्थ क्या होता है। दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझना एम्पैथी होता है। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक क्यों आवश्यक होता है। संदेश की समझ की पुष्टि के लिए जो है फीडबैक आवश्यक होता है कि कैसी क्या प्रतिक्रिया है उसको जानने के लिए, पहला ऑप्शन सही था। अगला, सॉफ्ट स्किल्स को सामान्यतः किससे जोड़ा जाता है। तो सॉफ्ट स्किल को जो है सामान्यतः व्यवहार और इंटरपर्सनल एबिलिटीज से जो है जोड़ा जाता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 के 20 क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एटीट्यूड के 2 प्रमुख घटक कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सकारात्मक, नकारात्मक। पॉजिटिव एटीट्यूड का जो है उदाहरण क्या होता है। तो पॉजिटिव व्यक्ति जो है एटीट्यूड दिखाता है तो समस्या में जो है अवसर तलाशता रहता है ना, बहाने नहीं मारता। नेगेटिव एटीट्यूड का उदाहरण क्या है, ये हर समस्या के लिए किसी दूसरे को ही ब्लेम करते हैं, दूसरे को ही दोष देते हैं, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद आता है परसेप्शन किससे प्रभावित होता है। तो परसेप्शन जो है अनुभव से, विश्वास से, भावनाओं से, तीनों से प्रभावित होता है। अगला उपयुक्त सभी है, डी ऑप्शन आ जाएगा। मोटिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर प्रेरित करना मोटिवेशन का उद्देश्य होता है। फिर यहाँ पर आता है इंट्रिंसिक जो है मोटिवेशन किससे संबंधित होता है। ये होता है व्यक्ति के अंदर से, यानी कि इंट्रिंसिक यानी कि अंदर से। फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये बाहरी पुरस्कार हो या प्रोत्साहन हो उससे संबंधित होता है, पहला ऑप्शन है। गोल सेटिंग का पहला चरण क्या माना जाता है। तो लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना गोल सेटिंग कहलाता है। स्मार्ट गोल्स क्यों उपयोगी है। लक्ष्य को स्पष्ट और मानवीय बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। टाइम मैनेजमेंट का पहला कदम क्या होता है। पहला कदम है कार्यों की योजना बनाना।
फिर आता है प्रोस्क्रिप्शनेशन का अर्थ क्या होता है। प्रोस्क्रिप्शनेशन का जो है अर्थ क्या होता है, तो कार्य को अनावश्यक रूप से जो है टालना होता है यहाँ पर कार्य। पहला ऑप्शन सही है। टाइम मैनेजमेंट में टू डू लिस्ट होती है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो कार्य को व्यवस्थित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, टू डू। ठीक है बात। डिसीजन मेकिंग में पहला कदम सामान्यतः क्या होता है, तो पहला कदम जो होता है समस्या की पहचान करना यहाँ पर होता है, ये याद आपको रखना है। अगला है सही निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो सही निर्णय अगर आपको लेना है तो उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन आपको आना चाहिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा। पर्सनल ग्रोथ में लर्निंग का क्या महत्व होता है, तो पर्सनल ग्रोथ में लर्निंग का महत्व होता है निरंतर सुधार में जो है सहायता करती है, पहला ऑप्शन सही है। सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ क्या होता है, स्वयं को नियंत्रित करके लक्ष्य के अनुसार कार्य करना, इसका आंसर हो जाएगा पहला। फिर आता है रिसाइलेंस का अर्थ क्या होता है, तो कठिनाइयों में उबरने की जो क्षमता होती है वही इसका अर्थ होगा। फिर देखो पर्सनल ग्रोथ में गोल अचीवमेंट से क्या बढ़ जाता है, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। जब भी आप कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो आत्मविश्वास ही बढ़ता है। समय की बर्बादी को कम करने के लिए क्या आवश्यक है, तो प्राथमिकताएं जो है निर्धारित करना आवश्यक हो, कम करने के लिए जो है आवश्यक होता है। अच्छी डिसीजन मेकिंग किसका परिणाम होता है, तो विश्लेषण और विवेकपूर्ण सोच का परिणाम होता है। इस प्रकार से आपके तीसरी यूनिट के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथी यूनिट यहाँ पर देखो सोशल एटिक्यूटी का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सामाजिक परिस्थितियों में उचित व्यवहार। इसके बाद आता है टेलीफोन एटिक्यूटी का कि मैं किससे बचना चाहिए, तो ये जो है बहुत तेज आवाज़ में बात करने से आपको बचना चाहिए। फ़ोन पर बात करते समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो स्पष्ट और विनम्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है, सीसी का मतलब आप जानते हैं कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये देखो आ गया। ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। प्रोफेशनल ईमेल के अंत में क्या होना चाहिए, तो उचित साइन ऑफ होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। वर्क प्लेस एटिक्यूटी में पंक्चुअलिटी का अर्थ क्या होता है, तो पंक्चुअलिटी मतलब होता है समय की पाबंदी, पहला ऑप्शन। फिर आता है मीटिंग में मोबाइल फ़ोन का उपयोग कैसे होना चाहिए, तो आवश्यकता के अनुसार जो है सीमित होना चाहिए। ग्रूमिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, साफ सुथरी एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस होता है, इसका करेक्ट आंसर। फिर आता है अच्छी बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है, तो उचित आई कांटेक्ट यहाँ पर शामिल होता है। हैंडशेक सामान्यतः किसका संकेत होता है, प्रोफेशनल ग्रीटिंग का जो है ये संकेत होता है। पब्लिक स्पीकिंग में वॉइस मॉड्यूलेशन का अर्थ क्या होता है, आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है उसका जो है उचित उपयोग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। टीम वर्क में जो है कॉन्फ्लिक्ट को कैसे संभालना चाहिए, तो संवाद और सहयोग करके आप संभाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लीडरशिप में जो है डेलीगेशन का अर्थ क्या होता है, तो कार्यों को उचित पैमाने को सौंपना, उचित पैमाने को नहीं, कार्यों को उचित व्यक्तियों को सौंपना, पहला ऑप्शन सही है। एक अच्छे लीडर को क्या करना चाहिए, तो टीम मेंबर्स को जो है प्रेरित करना चाहिए, अच्छा लीडर यही करता है। ठीक है। प्रोफेशनल अपीयरेंस में क्या महत्वपूर्ण है, स्वच्छता एवं उचित पहनावा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बॉडी लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशन किससे व्यक्त कर सकते हैं, तो भावनाओं को, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छे पब्लिक स्पीकर को किसका ध्यान रखना चाहिए, ऑडियंस का ध्यान रखना चाहिए। एटिक्यूटी का पालन करने से क्या बढ़ता है, प्रोफेशनल इमेज आपकी बढ़ती रहती है। ग्रूमिंग किस प्रकार की छवि बनाने में सहायक होती है, तो सकारात्मक और प्रोफेशनल, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 5 यूनिट के जो क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एम्प्लॉयबिलिटी का संबंध किससे होता है, एम्प्लॉयबिलिटी का संबंध होता है रोजगार प्राप्त करने और बनाए रखने की क्षमता से, पहला ऑप्शन। रिज्यूम का दूसरा सामान्य नाम क्या होता है, तो रिज्यूम का दूसरा नाम है CV, और इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट करेंगे। रिज्यूम में पर्सनल डिटेल का उद्देश्य क्या होता है, तो उम्मीदवारों की आवश्यक पहचान संबंधी जानकारी देना, पहला ऑप्शन सही है। रिज्यूम में स्किल सिलेक्शन में क्या लिखा जाता है, तो उम्मीदवार की क्षमताएं लिखी जाती है। इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उम्मीदवार की सूटेबिलिटी का मूल्यांकन करना, पहला ऑप्शन। इंटरव्यू से पहले क्या करना चाहिए, तो संस्था एवं पद के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इंटरव्यू में ड्रेस कैसी होनी चाहिए, तो प्रोफेशनल एवं साफ सुथरी होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में जो है एंटेटिंग क्या होता है या इसका अर्थ क्या होता है, तो चर्चा की शुरुआत करना, इसका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सभी का आंसर AA आ रहा है,
जो कि आप गलत सोच रहे हैं। ये मैंने मेरी सुविधा के लिए बनाए हैं, है ना। आप इसमें से चारों ऑप्शन में से ABCD अच्छे से पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से आंसर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, कंटिन्यू एक के बाद एक वीडियो बनती है, क्योंकि लगातार बच्चों के पेपर है। तो आपका भी बना रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन स्किल वालों का, फिर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, पुराने जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं उनका भी बनाया है। तो काफ़ी क्वेश्चन उनके बैठे भी हैं, उनके आंसर की जारी की है, सारी चीज़ें हैं। ग्रुप डिस्कशन में अच्छा प्रतिभागी कौन होता है? दूसरों की बात सुनना और उचित प्रतिक्रिया देता है, पहला ऑप्शन। ग्रुप डिस्कशन में लीडरशिप किससे दिखाई देती है? तो चर्चा को जो है सकारात्मक दिशा देने से, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉक इंटरव्यू किसका अभ्यास है? जो रियल इंटरव्यू होगा उससे पहले जो मॉक इंटरव्यू दिया जाता है, यानी कि अभ्यास किया जाता है, वो वास्तविक इंटरव्यू का होगा, पहला ऑप्शन। फिर आता है प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स का जो है उपयोग क्यों किया जाता है? तो जानकारी को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे मोबाइल चलाते चलाते बीच में एड्स आ जाते हैं, है ना, एड वगैरह जो भी लगाते हैं वो सारी चीज़ें। इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योर सेल्फ प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है? उम्मीदवार के बारे में संक्षिप्त जानकारी जानना, पहला ऑप्शन। इंटरव्यू में होनेस्टी क्यों महत्वपूर्ण है? विश्वास स्थापित करने के लिए। फिर इसके बाद आता है कम्युनिकेशन स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो कार्यस्थल पर प्रभावी संवाद के लिए यह जरूरी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का अर्थ क्या होता है? समस्याओं के उचित समाधान खोजने की क्षमता। फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ क्या होता है? तार्किक और विश्लेषणात्मक ढंग से सोचना। इसके बाद है प्रेजेंटेशन में के अंत में सामान्यतः क्या किया जाता है? निष्कर्ष और धन्यवाद किया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में एडेप्टेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना होता है, इसका मतलब। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का महत्वपूर्ण भाग होता है? तो कम्युनिकेशन इसका सही है, टीम वर्क भी सही है, प्रोग्राम सॉल्विंग भी सही है, तो डी ऑप्शन इसका उपयोग सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं, 100 इस वीडियो में, 100 इससे पहले वाली वीडियो में। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा, कम से कम पासिंग से ज़्यादा तो नंबर आपके आ ही जाएंगे। 50 में से 30 क्वेश्चन तो आप इन वीडियो की हेल्प से अटेम्प्ट कर ही लोगे आराम से। बाकी आपका खुद का भी सेल्फ करोगे सही थोड़ा बहुत, तो इस हिसाब से आप इन 2 वीडियो के माध्यम से आराम से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी दोस्त वगैरह आपके हैं उन सभी को ग्रुप्स वगैरह में, कॉलेज के ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चों का भला हो सके।